बताया है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने 10th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का तीसरा पार्ट लेकर के मैं हाजिर हूँ। हमने अब तक जिन सभ्यताओं के विषय में पढ़ा वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, वो सभ्यताएं हैं, क्या आपको याद हैं कौन कौन सी सभ्यताओं के विषय में हमने पढ़ा है अब तक? पहली सभ्यता मिस्र की सभ्यता रही है और उसके बाद दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है और तीसरी सभ्यता यूनान की सभ्यता रही है। अब हम फोर्थ सभ्यता जो है सिविलाइजेशन है उसको सरल लैंग्वेज में समझेंगे और जिसका नाम है रोमन सिविलाइजेशन। In 1000 BC, Rome was a small village situated on 7 hills on the bank of the Tiber River in central Italy. बहुत ही बढ़िया बात कही है। क्या कह रहा है देखिए, इसने रोम के विषय में बताया है कि 1000 ईसा पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। Hence, इसलिए इट वाज आल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल्स, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। आगे बता रहा है इन 18th century BC it became a city state and later it became a vast empire। अब ये कह रहा है कि 8वीं सदी ईसा पूर्व में यह नगर राज्य बना और बाद में नगर राज्य से यह एक विशाल साम्राज्य बन गया। एट्रस्कन रेस मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। एट्रुस्कन जाति ने रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आगे बताया है कि दीज पीपल्स बिल्ट हुज बिल्डिंग्स एंड एस्टेब्लिश्ड मैनी सिटीज हेयर। तो ये बता रहा है कि इस जाति के लोगों ने विशाल भवनों का निर्माण करवाया और यहाँ पर अनेक नगरों का भी निर्माण किया। द इटालियंस आल्सो गेन्ड नॉलेज ऑफ द अल्फाबेट आर्ट। तो ये कह रहा है इटली वासियों ने वर्णमाला, कला, युद्ध और अर्थशास्त्र आदि का ज्ञान भी इसी जाति से सीखा है। कौन सी जाति? रेस। एंड टुक कंट्रोल द रोम। अब ये क्या कह रहा है कि 500 ईसा पूर्व में लेटिन आर्यों ने एट्रुस्कन जाति को परास्त किया और रोम पर अपना अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद बता रहा है आफ्टर दिस रोम कंटिन्यूड टू प्रोग्रेस। इसके बाद जो है रोम लगातार प्रगति करता रहा है। रोमुलस बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम। और रोमुलस जो है वो रोम का पहला सम्राट बना। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोम सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फॉलो 4 पार्ट। और जो रोम की सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, इसको 4 भागों में बांटा गया जो इस प्रकार है। नंबर 1 मोनार्ची पीरियड, जो राजतंत्र है उसका समय रहा है 753 BC टू 509 BC, 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व।
नंबर 2 रिपब्लिकन पीरियड यानी कि गणतंत्रात्मक समय 509 BC टू 133 BC यानी कि 509 ईसा पूर्व से लेकर के 133 ईसा पूर्व तक है। और थर्ड पर है द पीरियड ऑफ मिलिट्री लीडर्स यानी कि जो आर्मी के नायक रहे हैं उनका समय 133 BC टू 27 BC यानी कि 133 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व। फिर आता है इंपीरियल पीरियड यानी कि साम्राज्यवादी समय 27 BC टू 476 AD 27 BC से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 476 ईस्वी तक। ये समय जो है बांटे गए हैं रोमन सभ्यता के। ड्यूरिंग द मोनार्ची पीरियड द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट। तो राजतंत्र के समय में जो है राजा ही मेन हेड होता था राज्य का। हिज राइट्स वर अनलिमिटेड, उसकी अधिकार बहुत ही असीमित होते थे। मोनार्चिकल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, और जो राजतंत्र था वह समाज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। द पैट्रिशियन यानी उच्च क्लास को कहा गया है पैट्रिशियन क्लास एंड प्लेबियन क्लास। 2 क्लास में बटा हुआ था, पैट्रिकन और प्लेबियन। द पैट्रिशियन ऑफ कंसिस्टेड ऑफ लैटिन who were the only real inhabitants of Rome। अब ये क्या कह रहा है कि जो पैट्रिशियन वर्ग में लोग लैटिन लोग थे जो रोम के वास्तविक निवासी थे, पैट्रिशियन में वास्तविक निवासी थे। दिस क्लास कंसिस्टेड ऑफ द पीपल ऑफ रोम्स हाई एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। इस वर्ग में रोम के उच्च और कुलीन परिवार के व्यक्ति आते थे। दूसरा क्या बताया, द सेकेंड क्लास वाज द कंसिस्टिंग ऑफ फ्रीड स्लेव्स, लैंडलेस एंड पुअर पीपल हु डिड नॉट एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स। अब ये कह रहा है कि दूसरा वर्ग जो प्लेबियनों का था, इसमें स्वतंत्र दास, भूमिहीन और गरीब व्यक्ति आते थे जिनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। Many roads, canals and bridges were built in Rome during this era। अब ये क्या कह रहा है कि बहुत से इस युग में बहुत से सड़कें, नहर, पुल आदि बने हैं। आगे क्या बता रहा है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रोम की सुरक्षा के लिए ए वॉल वाज बिल्ट अराउंड इट, और इसके चारों ओर जो है एक दीवार बनाई गई। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स वर बिल्ट इन रोम, और बहुत ही सुंदर सुंदर आलीशान जो है इसमें भवन और मंदिरों का निर्माण किया गया। आगे क्या कह रहा है, एज ऑफ अगस्टस। तो 31 BC टू 14 BC इज कॉल्ड रोम्स गोल्डन एज। जो अगस्टस का समय था 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व का समय था, वह रोम का स्वर्ण युग कहा गया है। His era was an era of peace and prosperity। उसका युग जो है एक ऐसा युग था जिसे शांति और समृद्धि का युग कहा गया है। रोम मेड अनप्रेसिडेंटेड अंडर हिम इन वेरियस फील्ड। तो अब ये कह रहा है कि रोम ने उसके अधीन जो है विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व क्या किया है, उन्नति की है, प्रोग्रेस की है। आगे क्या कह रहा है, द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल और कल्चरल सिस्टम ऑफ रोम सिविलाइजेशन एट दैट टाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। अब ये बता रहा है कि
रोमन सभ्यता की उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जो आगे है। सोर्सेज ऑफ नोविंग रोमन सिविलाइजेशन, यानी कि रोम की सभ्यता को जानने के साधन। नंबर 1 है इंस्क्रिप्शन एंड 12 प्लेक्यूज 12 टेबल्स। अब ये क्या कह रहा है कि 12 पट्टियों पर लिखे लेख और 12 टेबल्स, 12 पट्टियों पर लिखे हुए लेख और 12 टेबल्स मिले हैं। फिर इसके बाद है राइटिंग्स ऑन वुडन बोर्ड बाय द प्रीस्ट ऑफ रोम, एनल्स पॉन्टिफिकम। अब ये कह रहा है रोम के पुरोहितों द्वारा लकड़ी की तख्तियों पर लिखे लेख, एनल्स पेंटिफिकम। नेक्स्ट है द वर्कर्स ऑफ लेवी, द राइटिंग्स ऑफ पॉलिबियस एंड डायडोरस। अब ये कह रहा है लीवी की रचनाएं, पॉलिबियस और डियोडोरस के लेख, ये सभी जो हैं इस सभ्यता के विषय में हैं। और ये चित्र आप देख सकते हैं जो इस सभ्यता का एक नायाब नमूना रहे हैं। इनसे इन सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब आपको पता है, ये प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखिए, द रिपब्लिशियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन रोम वाज सेंटर्ड इन द हैंड्स ऑफ द सीनेट elected by the people. The number of the members of Senate was 300, but all these members belonged to the patrician class. अब कह रहा है रोम में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुनी जाती थी और यह सीनेट के हाथों में केंद्रित थी। सीनेट के सदस्यों की संख्या 300 थी, परंतु ये सब सदस्य जो है पैट्रिशियन वर्ग के द्वारा ही चुने जाते थे। 2 judges were appointed by the Senate, who were called consul. Their term was 1 year. अब ये कह रहा है कि जो सीनेट था, सीनेट के द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे जिन्हें कौंसल कहा जाता था और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। He was the Chief Justice, Chief Journal and Administrator. The council was assisted by a finance officer called Quaestor. Apart from this, there were 3 more officers to assist in the administration. अब वो कौन कौन से थे? सेंसर, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर एंड एडिल और पीस कीपर एंड प्रोटोर जज। देयर अपॉइंटमेंट्स वर मेड फॉर 1 ईयर। आगे क्या कहा है कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। वे प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी थे और कंसोल की सहायता के लिए एक वित्त अधिकारी होता था जिसे वेस्टर्स कहा जाता था। इसके अतिरिक्त प्रशासन में सहायता देने के लिए 3 पदाधिकारी भी होते थे। सेंसर्स, कर वसूल करने वाला अधिकारी, एडिल्स शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला, प्रोटोर न्यायाधीश इनकी नियुक्तियां 1 वर्ष के लिए करता था। आगे क्या बता रहा है कि 1 वर्ष के लिए न्यायाधीश इनकी नियुक्तियां करता था। गवर्नर्स वर अपॉइंटेड टू कंडक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। Their tenure was of 1 year. Due to the non-payment of salary to the governor, they used to collect arbitrary taxes from the public. The assembly could not reject a law passed by the Senate. अब ये कह रहा है कि
प्रांतों के प्रशासन प्रबंधन का संचालन करने के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। गवर्नरों को वेतन नहीं मिलता था, जिसके कारण वे जनता से मनमाना कर वसूलते थे और सीनेट के द्वारा जो कानून बना दिए जाते थे वो असेंबली अस्वीकार नहीं कर सकती थी। असेंबली जो है अस्वीकार नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। देखिए, इकोनॉमिक लाइफ के विषय में है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रोमन पीपल वर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। व्हीट, बार्ले, माइलेट्स, ग्रेप्स, ओलिव्स, एप्पल वर द मेन क्रॉप्स इन द लैटिन रीजन ऑफ सेंट्रल इटली। क्या कह रहा है कि रोमन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। गेहूं, जौ, बाजरा, अंगूर, जैतून, सेब आदि मुख्य फसलें थी और भूमि पर धनी लोगों का, ठीक है, इटली में। तो द लैंड वाज ओन्ड बाय वेल्थी पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन रोम was not much developed, yet the work of making utensils, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी एटसेट्रा। अब ये क्या कह रहा है कि रोम में जो है धनी लोगों का अधिकार था जमीन पर, और रोम में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों का विकास अधिक विकसित नहीं था। फिर भी यहाँ बर्तन उद्योग, वस्त्र उद्योग, चांदी उद्योग के आभूषण आदि बनाने के कार्य किए जाते थे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। आगे कह रहा है स्टेट आल्सो हैड इनकम फ्रॉम माइंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। जो राज्य की इनकम होती थी वह खाद्यान्नों और नमक उत्पादन से होती थी। दीज पीपल यूज्ड टू इम्पोर्टेंट मुसलिन फ्रॉम इंडिया, मेटल्स फ्रॉम अफ्रीका एंड सिल्क फ्रॉम चाइना एंड आयरन फ्रॉम ग्रीस। अब ये कह रहा है कि ये लोग जो हैं भारत से मलमल और अफ्रीका से धातु, चीन से रेशम, यूनान से लोहे का व्यापार करते थे। नेक्स्ट पोर्शन है सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। The basic foundation of the social life of Rome was the family. Families were united. अब ये कह रहा है कि रोम के सामाजिक जीवन का मूल आधार परिवार था और परिवार जो है संयुक्त होते थे। द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज हैड टू ओबे टू ऑर्डर ऑफ द हेड। और जो फैमिली के सभी सदस्य होते थे वो उनको फैमिली के हेड की, प्रमुख की जो है आज्ञा का पालन करना पड़ता था। The people of Rome believed more in the worship of spirit than in the gods of nature. अब कह रहा है कि रोम के निवासी प्रकृति के देवताओं की अपेक्षा आत्माओं की उपासना में अधिक विश्वास करते थे। द पीपल ऑफ रोम बिलीव्ड हो गया। इसके बाद है देयर गॉड्स वर एज फॉलो। इनके देवता इस प्रकार होते थे। जुपिटर गॉड ऑफ पीस, जुपिटर शांति का देवता होता था। मार्स गॉड ऑफ वार, युद्ध का देवता होता था मंगल। और फिर वेनस जो है ये प्यार का देवता होता था। और वेस्टा गॉड ऑफ फायर, आग का देवता होता था। अपोलो गॉड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, और ये जो अपोलो है यह देवता संगीत और कला का देवता होता था, एटसेट्रा। रिलीजियस आइडियाज वर द एसेंस ऑफ रोमन गवर्नेंस। तो ये सभी होते थे। रोम की शासन व्यवस्था को की धुरी धार्मिक विचार रही है। रोम की जो शासन व्यवस्था है उसकी धुरी, एसेंस का मतलब है धुरी, वो धार्मिक पर आधारित रही है। आगे बताया जा रहा है इन द रिपब्लिशियन पीरियड
गणतंत्रात्मक समय में द रियल पावर ऑफ द स्टेट वाज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के हाथ में होती थी सारी पावर, बट द प्लेबियन एंड द स्लेव्स क्लास डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन फिर भी जो है प्लेबियन और जो दास होते थे उनके पास कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं होते थे। द प्लेबियन क्लासेज स्ट्रगल्ड फॉर दिस, और इसके लिए जो है वो वह जो क्लास है वो स्ट्रगल करती रहती थी। हमारी चैप्टर की 4th सिविलाइजेशन थी रोमन, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये भी आपको करने चाहिए, और ये भी हम सरल लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन अभी हम सिविलाइजेशन पर ही फोकस किए हुए हैं। और हमारी नेक्स्ट सिविलाइजेशन है चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइना की सिविलाइजेशन के विषय में जानेंगे हम नेक्स्ट में, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। द चाइनीज सिविलाइजेशन इज आल्सो एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, यह प्राचीन सभ्यताओं में से एक है चाइना की सभ्यता। द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू अराउंड 3000 BC। अब ये कह रहा है इस सभ्यता का विकास 3000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। द राइज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज अराउंड द रिवर्स सी कियांग नदी के आसपास इसका जो है विस्तार माना गया है। हवांग हो और वांग हो नदी, ये 3 नदियां हैं, इसके इर्द गिर्द जो है, इनके इर्द गिर्द चीन की सभ्यता का विस्तार माना गया है। कौन कौन सी नदियां हैं? सी कियांग, हवांग हो और वांग हो। ड्यू टू दी फ्लड इन दीज रिवर्स, इन नदियों में बाढ़ के कारण द चाइनीज पीपल्स कंसिडर्ड देम ए डिजास्टर, बट दीज रिवर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। अब ये कह रहा है इन नदियों में बाढ़ के कारण चीनी लोग इन्हें विपत्ति मानते हैं, परंतु इन्हीं नदियों के चीन की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्टोरियंस Fuxi was the first emperor of China who ruled from 2852 BC to 2738 BC। अब ये कह रहा है कि चीनी इतिहासकारों के अनुसार फूसी चीन का जो है पहला सम्राट था, जिसने 2852 ईसा पूर्व से लेकर के 2738 ईसा पूर्व तक शासन किया। He laid the foundation of a Chinese civilization by teaching the Chinese people to build houses, hunt and raise animals, etc. ये कह रहा है कि उसने चीनियों को घर बनाना, शिकार करना और जानवर पालना आदि सब सिखाए हैं। फिर इसके बाद है द सेकंड मेजर एम्परर ऑफ चाइना वाज सेन मग। तो दूसरा जो महान शासक हुआ है चाइना में, उसका नाम है सेन नुग, और ही टॉट एग्रीकल्चर टू दी चाइनीज, और उसने जो है चीनी वासियों को खेती करना सिखाया। गजब का चैप्टर है। द थर्ड एम्परर ऑफ हुआंग टी। अब ये कह रहा है कि तीसरा सम्राट जो है हुआंग टी हुआ है, जिसको पीला सम्राट भी कहा जाता रहा है। He assumed the title of emperor and united China, which was divided into small territories, and took his empire to the peak of the progress। अब ये कह रहा है कि इसने महासम्राट की उपाधि धारण की और छोटे छोटे भूभागों में विभाजित चीन को संयुक्त बनाया और अपने साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया।
फिर इसके बाद आगे बताया आफ्टर दिस, इसके बाद डिफरेंट डायनेस्टीज रूल्ड हेयर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ बताया है हाशिया डायनेस्टी एंड श्यांग डायनेस्टी, चौ डायनेस्टी, चीन डायनेस्टी, हैन डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी एंड सुंग डायनेस्टी। अब ये कह रहा है कि हाशिया वंश, सांग वंश, चाओ वंश, चीन वंश, हान वंश, तांग वंश और सुंग वंश ने शासन किया फिर इनके बाद। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है सोर्स ऑफ नोविंग चाइनीज सिविलाइजेशन, मैथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाओं पर आधारित इनकी किताबों से पता चलता है चीन की सभ्यता के विषय में। फिर है इसके बाद आता है भूचिंग एंड भीचिंग पोइट्री कलेक्शन ऑफ कन्फ्यूशियस। अब ये कह रहा है कन्फ्यूशियस के द्वारा रचित भूचिंग और भीचिंग काव्य संग्रह है। फिर इसके बाद है पैलियोलिथिक रिमेन्स, पूरा पाषाणिक अवशेष, पूरा पाषाण काल के पाए गए अवशेषों से भी पता चलता है। और बोन्स रिकॉर्ड्स, फिर अस्थि अभिलेख हैं। और फिर इसके बाद है पोएट्री एंड इमेज रिलेटेड टू साउंड्स। तो यहाँ पर मृद भांड और ध्वनि बोधक चित्र भी मिले हैं। आगे क्या कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन किंग के विषय में बताया गया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है, प्रशासन। किंग इन द चाइना, द किंग वाज कॉल्ड वांग, किंग को जो है वांग कहकर पुकारा जाता था। ही वाज द सुप्रीम जज एंड प्रीस्ट, वह चीन में सबसे बड़ा जो है न्यायकर्ता होता है और वह पादरी भी होता है। ही वाज आल्सो ए डेडिकेटर, वह स्वेच्छाचारी होता है। पीपल कंसिडर्ड हिम एज देयर फादर, और लोग उसे अपने पिता के समान मानते हैं। एंड वर्शिप्ड हिम एज ए सन ऑफ गॉड, और उसे भगवान का पुत्र कहकर के वो पूजते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल है मंत्री परिषद है उसके विषय में जानते हैं। वांग हैड कंस्टिट्यूटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो कह रहा है वांग ने शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद का गठन किया हुआ था। He had 4 ministers working under him who advised the king in administrative work, और उसके अंडर में जो है 4 मंत्री कार्य करते थे और वो उसको प्रत्येक कार्य में जो है एडवाइस देते थे। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वाज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 6 मेंबर्स सच एज पब्लिक सर्विस कमेटी, गुड्स एंड फाइनेंस कमेटी, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल कमेटी, वार एंड डिफेंस कमेटी, पनिशमेंट एंड जस्टिस कमेटी एंड पब्लिक वेलफेयर कमेटी। अब ये कह रहा है कि इसमें ये सभी तो होते थे, जैसे लोक सेवा समिति, माल व वित्त समिति, संस्कार और उत्सव समिति, युद्ध और रक्षा समिति, दंड और न्याय समिति, सार्वजनिक हित समिति। चीन में ये सभी जो है गठित किए हुए थे। इन चाइना जनरली ओनली क्वालिफाइड पर्सन वर अपॉइंटेड टू गवर्नमेंट पोस्ट। बस ये बता रहा है कि चीन में सामान्यतः योग्य व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। आगे है प्रोविनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय जो प्रशासन है वो क्या होता है। 2 और 3 हीन ग्रुप्स ऑफ विलेज, 2 और 3 जो हीन होते हैं वो गांव के समूह होते हैं। फॉर्म्ड ए फू, वो एक फू का निर्माण करते हैं। गांव के समूह होते हैं 2 और वो एक फू का निर्माण करते हैं। विच वाज सिमिलर टू ए प्रोविनेंस, और उसी जो है प्रांत कहा जाता था या प्रांत कहा जाता है। अब तो नहीं है, पहले प्रांत कहा जाता था इसे। आगे कहा गया है द प्रोविनेंसेस वर आल्सो कॉल्ड सैंग, और जो प्रांत होते थे उसको सैंग भी कहा जाता था। देयर वर स्मॉल villages and towns whose administration was run by the judge and governor। अब ये कह रहा है कि
यहाँ छोटे छोटे गांव और नगर थे जिनकी शासन व्यवस्था एक न्यायाधीश और एक राज्यपाल चलाता था। दे वर अपॉइंटेड बाय द एम्परर। अब ये कह रहा है कि इनकी नियुक्ति सम्राट करता था। आगे इकोनॉमिक कंडीशन के विषय में जानेंगे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता था इस सभ्यता का, तो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब ये कह रहा है कि कृषि और पशुपालन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द चाइनीज पीपल वर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो दो ही व्यवसाय मुख्य रूप से चाइना के लोगों के होते थे, एक तो जो है पशुपालन और दूसरा एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद बताया है माइलेट्स, राइस, व्हीट्स एंड फ्रूट्स वर कल्टिवेटेड हेयर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर बाजरा, चावल, गेहूं, फलों की खेती होती थी। आगे क्या कह रहा है, आगे बता रहा है 9 families collectively cultivated the fertile land. This system is called the, इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, छिंगतियन सिस्टम कहा जाता था। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि इस व्यवस्था को छिंगतियन कहा जाता था। किस व्यवस्था को, उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे, इस व्यवस्था को छिंगतियन कहा जाता था। इंडस्ट्री के विषय में जान लेते हैं। देयर वाज एन अमेजिंग डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज ऑफ चाइना। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द चाइनीज वाज द सिल्क इंडस्ट्री। Another main occupation of the Chinese was fishing. People of Chinese used to do hereditary occupation and considered it a sin to change it. अब ये कह रहा है कि चीन में उद्योग धंधों का आश्चर्यजनक रूप से विकास हुआ था। चीनियों का मुख्य व्यवसाय रेशम का उद्योग था। चीनियों का एक अन्य मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना भी था। चीन में लोग वंशानुगत व्यवसाय करते थे और इसे बदलना पाप समझते थे। इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। चाइना आल्सो मेड ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रेड। एम्परर शी हुआंग टी लेड ए नेटवर्क ऑफ रोड इन चाइना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। देयर वर एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स हु used to get wool, tobacco, glass, precious stone from abroad and sent Chinese pottery, gunpowder and cards abroad. अब ये कह रहा है कि चीन ने व्यापार के क्षेत्र में बहुत विकास किया। सम्राट शी हुआंग टी ने व्यापार के विकास के लिए चीन में सड़कों का जाल बिछा दिया और यहाँ व्यापारियों के संघ बने हुए थे जो विदेशों से ऊन, तंबाकू, शीशा, कीमती पत्थर मंगवाते थे तथा चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद और ताश विदेशों में बेचते थे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या है, ये है सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताई जा रही हैं। तो यहाँ है एटिक्वेट एंड पोलाइट बिहेवियर वर गिवन ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन Chinese society according to the Chinese and creator of the word Pengku. Pengku created 4 classes society. The first class was of Mandarin that include scholars, teachers, person with higher education. The second class was the farmer and third class was the artisan and the fourth class was the traders. The joint family system was prevalent in China. तो चीनी समाज में शिष्टाचार और नम्रतापूर्ण व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। चीनियों के अनुसार संसार के निर्माता पानकू समाज के चारों
पंकु समाज के चारों वर्ग बनाए हैं और प्रथम वर्ग मदारिन का था। इसमें विद्वान अध्यापक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे और दूसरा वर्ग किसानों का, तीसरा वर्ग कारीगरों और चौथा वर्ग व्यापारियों का था। चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। और फोर्थ नंबर पे है रिलीजियस सिस्टम। रिलीजियस सिस्टम क्या है? इस सभ्यता का लास्ट पोर्शन है। यहाँ पर धार्मिक जो सिस्टम रहा है, व्यवस्था रही है, वो देख लेते हैं। द स्कॉलर्स ऑफ चाइना वर मोनोथेस्टिक एंड द पीपल वर polytheistic. They worshipped nature. For example, the god of the sky Yang, the god of wind and earth Qin were the main ones. The Chinese were also superstitious. They believed in ghost, bad omen, and witchcraft. Confucius and Liu Tzu were the main philosophical schools. Philosophical schools in China in 6th century BC. Buddhism also spread here from India. अब ये कह रहा है कि चीन के विद्वान एक ईश्वरवादी और बहु ईश्वरवादी हुए हैं। तो मोनोथेस्टिक एक ईश्वरवाद है और पॉलीथेस्टिक ये बहु ईश्वरवाद है। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे आकाश का देवता यंग, वायु और पृथ्वी का देवता चीन मुख्य थे। चीनी लोग अंधविश्वासी भी थे। वे भूत प्रेत, अपशकुन और जादू टोनों में विश्वास करते थे। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से प्रमुख दार्शनिक मत थे, जिसे चीनी लोग कुंगजू के नाम से भी पुकारते थे। बाद हम नेक्स्ट सभ्यता को देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट सिविलाइजेशन है और वो है माया सिविलाइजेशन। अंतिम सिविलाइजेशन है इस चैप्टर की। क्या कहा है तो देखिए, माया सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम 500 BC टू 1000 BC। ये कह रहा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली सभ्यता को माया सभ्यता कहा जाता है। दिस सिविलाइजेशन इज अबाउट 4000 BC ओल्ड। और यह सभ्यता जो है लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है। दिस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड इन मॉडर्न ग्वाटेमाला, बेलीज, Southeast Mexico and the western region of the Honduras and Salvador। अब ये कह रहा है कि यह सभ्यता आधुनिक ग्वाटेमाला, बेलीजे, दक्षिण पूर्व मेक्सिको, होंडुरास और अल सल्वाडोर के पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई थी। The Maya civilization itself was not an empire or a unified political entity। अब ये कह रहा है कि माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या एकीकृत राजनीतिक इकाई नहीं थी, बल्कि बिखरे हुए छोटे छोटे शहर और गांवों का एक सांस्कृतिक इकाई थी। तो यहाँ पर एंटिटी ये इकाई है, बट ए कल्चरल यूनिट ऑफ लार्ज टाउन्स। यह शहरों की एक सांस्कृतिक इकाइयाँ थी, विलेज की सांस्कृतिक इकाइयाँ थी। स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ। तो दो मोस्ट ऑफ दीज टाउन्स और विलेजेस वर कनेक्टेड टू वन अनदर। अब ये कह रहा है कि ये जो सभ्यता के जो गांव शहर हुए हैं, ये एक दूसरे से टच में रहे हैं। कैसे? यद्यपि इनमें से अधिकांश शहर और गांव जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो आगे क्या बताया है? आगे बताया है द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज वर द टिकल, कलामुल, कोपन
and Palenque. Their main characteristics are their grand architectures, fine art, writing art, astronomy and calendar etc. अब ये कह रहा है कि टिक्कल और कलमूल, कोपान और पालों के यहाँ के प्रमुख शासकीय राजवंश थे। इनकी प्रमुख विशेषताएं इनका भव्य स्थापत्य, ललित कला, लेखन कला, खगोल विज्ञान और कैलेंडर आदि हैं, जो इन्हें विश्व की परिष्कृत और विकसित सभ्यताओं की पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो विकसित संस्कृतियां हैं उनकी पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। विच मेक देम स्टैंड इन द लाइन ऑफ एडवांस एंड डेवलप्ड सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आगे बता रहा है द वॉल्स ऑफ द हाउसेज वर मेड ऑफ वुड एंड देयर रूफ्स वर मेड ऑफ पाम लीव्स। अब ये बता रहा है कि जो घर होते हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं हमने देख ली। इसके बाद इनके घरों के विषय में बताया है। घरों की दीवारें जो हैं लकड़ी की हुआ करती थी और इनकी छतें ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी। अब इसके नोइंग जो सोर्स हैं वो देख लेते हैं। सोर्स ऑफ नोइंग द हिस्ट्री ऑफ माया सिविलाइजेशन। तो माया सभ्यता के इतिहास को जानने के साधन क्या हैं? तो रेलिक्स, पोइट्री, कार्विंग, आर्टिस्टिक्स, object and glyphs found from the excavation of cities located in the Maya civilization. माया सिविलाइजेशन सभ्यता में स्थित नगरों की खुदाई से मिलने वाले पुरावशेष, मिट्टी के बर्तन, नक्काशी, कलात्मक वस्तुएं, ग्लिफ आदि मिले हैं। आगे है एंसेंट माया न्यू परिस्पेक्टिव बाय हेथर। अब ये कह रहा है कि रास हीथर की रचना प्राचीन माया नया परिप्रेक्ष्य। प्राचीन माया नया परिप्रेक्ष्य, इसका मतलब है परिप्रेक्ष्य, प्रीसेप्टिव्स यानी कि परिप्रेक्ष्य। आगे है माया बुक्स ऑफ कोडिक्स। माया बुक्स ऑफ कोडिक्स यानी कि माया किताबें और कोडिसिस के विषय में भी हमें माया के विषय में जानकारी प्राप्त। क्या बता रहा है तो देखिए। पॉलिटिकल सिस्टम व्यवस्था बता रही है राजनीतिक। इन द माया सिविलाइजेशन द हेड ऑफ स्टेट वर नोन एज रियल मैन ऑफ हलच यूनिक। His position was hereditary. Halak was considered a comic and supreme natural, respectively representative of the unique state. अब ये कह रहा है कि माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया असली पुरुष और हेलेक यूनिक के नाम से जाने जाते थे। इनका पद अनुवांशिक था। हेलेक यूनिक राज्य के लौकिक और अलौकिक प्रतिनिधि माने जाते थे। इनके अधीन अन्य शहरों के सरदार भी थे। तो आगे क्या कह रहा है? देयर वर chieftain of other cities under him called Batabov. Batabov was in charge of overseeing the administration of his city. Apart from this, there was also a city council consisting of chieftains of various subdivisions of these cities. अब ये कह रहा है कि जो इनके अधीन अन्य शहरों के सरदार थे जिन्हें बाता बोव
कहते थे। बाताबोव पर अपने शहर के शासन की देखरेख का जिम्मा था। इनके अतिरिक्त एक नगर परिषद भी होती थी जिसमें शहर के विभिन्न उपमंडल सरदार शामिल रहते थे। Although they were under Batabov, they could put check on any of Batabov action. Batabov also used to lead the army whenever needed. अब ये कह रहा है कि जो इसके अतिरिक्त एक नगर परिषद भी होती थी जिसमें शहर के विभिन्न उपमंडल सरदार शामिल रहते थे। इसके बाद आगे बता रहा है, यद्यपि वे बाताबोव के अधीन थे परंतु बाताबोव के किसी भी कार्य पर रोक लगा सकते थे। जरूरत पड़ने पर बाताबोव सेना का नेतृत्व भी करते थे। आगे है कल्चरल एंड रिलीजियस सिस्टम, यानी कि संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था। कैलेंडर ऑफ माया सिविलाइजेशन बिगेन इन 3114 BC. In this calendar, the end of the period of 394 years is called Baktun. The images of the deities were made with sculpted marks and they were worshipped in temple built on platform. अब ये कह रहा है, माया सभ्यता का पंचांग जो है 3114 ईसा पूर्व से शुरू किया गया था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाक्तून नाम के एक काल का अंत माना जाता था। देवताओं के चित्र गच्छकारी मुखौटे से बनाए जाते थे और वे उनकी पूजा चबूतरों पर बने मंदिरों में की जाती थी। फिर इसके बाद बताया गया है, द रूलिंग क्लास कंसिडर्ड द गॉड एज देयर एसेक्टर्स बिफोर डूइंग एनी वर्क। Sacrifices were made to please to gods. Cities and states had their own gods. अब ये कह रहा है, किसी भी कार्य को करने से पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी और यहाँ पर जो है नगर और राज्यों के अपने अपने देवता होते थे। अब आते हैं इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में, इकोनॉमिक सिस्टम के विषय में जानेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहता है? पीपल ऑफ माया सिविलाइजेशन पेड स्पेशल अटेंशन टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब ये कह रहा है कि माया वासी जो हैं वो कृषि और पशु पालन में विशेष ध्यान देते थे। आगे बता रहा है, क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, ग्राम्स, शुगर कैन, कोकोनट एटसेट्रा वर ग्रोन। और ये जो है इसके साथ साथ पशुपालन के साथ साथ क्या करते थे, वो बहुत सी फसलें उगाते थे। यहाँ पर गेहूं, जौ, चना और इसके बाद गन्ना है, ये सभी साथ के साथ उगाते थे। नारियल को भी उगाते थे। ये प्रमुख फसलें थी। आगे हैं, Along with these, they reared cows and goats. इनके साथ साथ ही वो जो है पशुओं को भी पालते थे, गाय और बकरी को पालते थे। मेकिंग बोट्स, नाव बनाते थे। कॉटन क्लॉथ्स, कपड़े बनाते थे। कॉपर बेल्स, और कॉपर बेल्स से आप समझते ही हैं कि वे तांबे की घंटियां भी बनाते थे। सॉर्ड्स भी बनाते थे, तलवारें भी बनाते थे। एंड ऑर्नामेंट्स वर द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ माया सिविलाइजेशन। और सुंदर सुंदर गहने बनाना भी इनका मुख्य व्यवसाय होता था। आगे बताया है, दे यूज्ड टू बिल्ड houses for their Batabov and Halechi eunuch and their wealthy people using beautiful carvings woods। तो आगे बताया है कि वे अपने बाताबोव व साधारण लोगों
वाताबो और हेलेक यूनिक तथा अन्य धनी लोगों के लिए सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाते थे। फिर आगे बता रहा है, द हाउसेज ऑफ फार्मर्स एंड ऑर्डिनरी पीपल्स वर मेड ऑफ मड, और कीचड़ से बनाए जाते थे साधारण लोगों के घर और किसानों के घर कीचड़ से बनाए जाते थे। विच वर कॉल्ड, इनको बुलाया जाता था ना कहकर बुलाया जाता था इन घरों को। और माया पीपल कंस्ट्रक्टेड वाइड रोड विच वर कॉल्ड स्केब और स्केबॉब। अब ये कह रहा है कि मायावासियों ने चौड़ी सड़कें बनवाई हुई थी जो स्केब और स्केबॉब के नाम से जानी जाती थी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, संसार की प्राचीन सभ्यताएं, और ये माया सभ्यता के क्वेश्चन हैं। इनके भी आंसर हमें करने हैं और करेंगे, जरूर करेंगे, करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं संजय कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो जाऊंगा, आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।